देखो, सरेंडर कंप्लीटली, इसका मतलब क्या है? जब आप कोई भी चीज़ करने जाते हो और आधे मन से अगर करोगे तो फिर चीज़ें सही नहीं होती। चीज़ें कैसी करनी पड़ेगी? कंप्लीट सरेंडर होके। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, सरेंडर कंप्लीटली इन प्रेजेंट, डू नॉट रिग्रेट योर पास्ट और डू नॉट वरी फॉर फ्यूचर। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको प्रेजेंट में जीना है। जब जब आप चिंता फ्यूचर की करोगे या जब जब आप पुरानी चीज़ें लेके बैठोगे, तब तब आपका माइंड जो है फोकस से हट जाएगा। और फोकस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको फोकस चाहिए, है कि नहीं? आप बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको जो है उसका फ़ोटो ले लेना, मेरे पास एक प्रिंट आउट है, अब उसका फ़ोटो ले लेना चलेगा, ठीक है? क्लास के बाद आप ले सकते हो। तो आपको क्या है? प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि फोकस नहीं कर पाओगे। जब जब आप फ्यूचर की चिंता करोगे फोकस नहीं होगा, जब आप पीछे वाला जो भी आप याद करोगे तब भी फोकस नहीं होगा। तो फोकस जब तक नहीं तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। समझे ये चीज़? मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको एक याद रखो। वैसे भी एक श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो है किसको सुनाया? अर्जुन को जो है सुनाया। इसमें क्या है? मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत कर। ना, फल की चिंता करना सही है। आप बोलोगे सर पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, रखना है। ना, जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। कब सोचनी है? फिर आफ्टर एग्जाम। अब सोचो, अब आप जितना चाहे उतना सोचो, एग्जाम देने तक के जो है आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका फोकस जो है डाइवर्ट होगा। जब तक आप पेपर लिखते हो तब भी अगर आप यही सोच रहे हैं यार पेपर कंप्लीट होगा क्या, कैसे करूँ, टाइम निकलते जा रहा है, तब आपका फोकस डाइवर्ट हुआ कि नहीं? और यही चीज़ें जो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए हमने कई बार देखा है कि अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे भी जो है रिजल्ट नहीं दे पाते। उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाए। कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे, आप देखोगे अभी तो आपकी बैच के कुछ बच्चे जो है ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में जाके हॉल में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, मतलब पढ़ के गए, बहुत सारी चीज़ें याद है, मतलब जैसे एग्जाम का जो भूत आपने देखा, एग्जाम पेपर आया, हो गया बीपी हाई। और ज़्यादा बीपी बढ़ने से क्या होता है? फिर जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हो। मतलब क्या है इसका? आप डरे हुए। और डरे क्यों? कि आपको डर ये है कि शायद 3 घंटे मेरा पेपर नहीं होगा। तो कई बार इसमें क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा भी जो अच्छा कर जाता है, और जो अच्छा पढ़ा लिखा जो है, जो पढ़ के भी गया था, वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। ये प्रेशर का पूरा खेल है। तो प्रेशर बेहतर ढंग से जो हैंडल करेगा वो जीतेगा। तो कौन कर पाएगा? फिर जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो अच्छा करना चाहता है, जो अभी जो जी रहा है, वो जो हमेशा पास्ट और फ्यूचर को लेकर चिंतित है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आपको क्या करना है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। प्रेजेंट में आप कितना बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके, बस उतना सोचो। मेरा एग्जाम होगा कि नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, सर क्या बोलेंगे, सर ने इतना भरोसा जताया, माँ बाप क्या बोलेंगे, बहन क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेंगे। तो इतना सारा प्रेशर लोगे तो पढ़ोगे कब? समझे कि नहीं? मतलब खुल को खेलना चाहिए, वो बोलते हैं कि नहीं? जैसे अपने रोहित शर्मा खेलता है, ओपनिंग जाता है, खुल के खेलता है, आउट हो गया तो ठीक, चल गया तो ठीक, प्रेशर नहीं लेता। देखा आपने कभी? मैच कोई भी हो वो वैसे ही खेलेगा। समझे कि नहीं? तो वो ही अपने को करना है। अगर मैच खेल गया एक भी तो मैच जीतना तय है, और अगर हार गया तो मैच, मतलब वो फेल हो गया तो फिर मैच हारना भी लगभग तय है। समझे कि नहीं? तो वैसे होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें आप याद कि आपको प्रेजेंट में जीना है। अभी देखो क्या है, सेल्फ पनिशमेंट जनरली अपन नहीं करते। मैंने कल इसके बारे में बात की थी, है ना, कि जब भी माँ बाप घूमने नहीं जाते तो 100 रुपये का नोट फाड़ा जाए। नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे तो 200, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे तो 500, नहीं 500 सिवा तो 2000। हाँ, 2000 का नोट फटने देते नहीं माँ बाप, उतने समझदार वो भी है, तो 2000 का नोट फटने देंगे नहीं। तो वही है सेल्फ पनिशमेंट। माँ बाप को सबक सिखाने के अपने वो टेक्निक अपने लिए क्या है? तो अपने लिए क्या है?
जब भी आपने टारगेट रखा कि भाई एक हफ्ते में इतनी पढ़ाई करनी है, नहीं कर पाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर से वही गलतियां करोगे, फिर से पढ़ने के लिए जाओगे। तो आपने ना अपने को रिवार्ड नहीं दिया कभी, ना आपने कभी पनिशमेंट किया। देखो रिवार्ड मतलब क्या, जब आप अपने गोल को अचीव करते हो, 15 दिन का आपका टारगेट था, 15 दिन में आपने कंप्लीट किया, तो अपने आप को कुछ तो भी ऐसी चीज दो, रिवार्ड दो कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, फिर मैं ये चीज उसके बदले में करूंगा। जैसे एक मूवी आपने देख ली, एक हफ्ता आपने ईमानदार से पढ़ाई की, संडे को आपने एक मूवी देख ली थी, आपके लिए क्या हो गया? रिवार्ड हो गया। वो माइंड को अच्छा लगता है, और उस रिवार्ड के चक्कर में आप अगला एक हफ्ता फिर अच्छे से करोगे कि भाई 6 दिन अच्छे से पढ़ूंगा तो एक दिन मूवी देखने को मुझे मिलेगा। अपने आप पे ये लादा हुआ एक रेगुलेशन जो है आपको करना पड़ेगा। और जब नहीं कर पाते तब अपने आप को पनिशमेंट दो। रिवार्ड को लेते वक्त अच्छा लगा, पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। कि पनिशमेंट भी जो है कैसी होनी चाहिए, मगर अपने को हर्ट करना है, मगर कैसे? एक आधी उंगली मत काट देना, उंगली काट दी, दूसरी बार में दूसरी उंगली काट दी, पता चला कि सब उंगलियां गायब हो गई। ऐसी पनिशमेंट नहीं चाहिए। पनिशमेंट में भी अपने को फायदा निकालना है। क्या फायदा? अगर एक हफ्ते में इतना नहीं पढ़ा तो संडे को मैं मूवी नहीं देखूंगा, फिर वो बैकलॉग संडे को करूंगा, उसमें भी आपका फायदा ही है। समझे कि नहीं? या फिर जो आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसके लिए आपको समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए, वो आप वो पढ़ोगे, उसमें भी आपका फायदा। या फिर पनिशमेंट के तौर पे आप जल्दी सोओगे। देखो इसमें आपका फायदा ही है। मतलब मैं आपको पनिशमेंट ऐसी सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका पढ़ाई इसमें फायदा ही होगा। जल्दी सोना एक आपके लिए पनिशमेंट हो सकता है। जनरली अपन क्या करते हैं? लेट सोते, तो जल्दी सोना पनिशमेंट हो गया, तो पनिशमेंट के लिए उसको रख सकते। या फिर इंक्रीज स्टडी टाइम। अगर 6 दिन में अगर मेरा ये टारगेट नहीं होता तो संडे को मैं 3 घंटे फिर एक्स्ट्रा दूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, हो सकता है। ये क्या है? ये पनिशमेंट में आ सकता है। या फिर स्किप लंच एंड डिनर। जब तक मैं दिन का टारगेट पूरा नहीं करता तब तक मैं, और फोकस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको फोकस चाहिए, है कि नहीं? आप बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको जो है उसका फ़ोटो ले लेना, मेरे पास एक प्रिंट आउट है, अब उसका फ़ोटो ले लेना चलेगा, ठीक है? क्लास के बाद आप ले सकते हो। तो आपको क्या है? प्रेजेंट पे जीना है, क्योंकि फोकस नहीं कर पाओगे। जब आप फ्यूचर की चिंता करोगे फोकस नहीं होगा। जब आप पीछे वाला जो भी आप याद करोगे तब भी फोकस नहीं होगा। तो फोकस जब तक नहीं तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। समझे ये चीज़? मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको एक याद रखो। से भी एक श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो है किसको सुनाया? अर्जुन को जो है सुनाया। इसमें क्या है? मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत कर। ना फल की चिंता करना सही है। आप बोलोगे सर अब पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, रखना है। मैं जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। कब सोचनी है? फिर आफ्टर एग्जाम। आप सोचो, अब आप जितना चाहे उतना सोचो। एग्जाम देने तक के जो है आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका फोकस जो है डाइवर्ट होगा। जब तक आप पेपर लिखते हो और तब भी अगर आप यही सोच रहे हैं यार पेपर कंप्लीट होगा क्या, कैसे करूँ, टाइम निकलते जा रहा है, तब आपका फोकस डाइवर्ट हुआ कि नहीं? और यही चीज़ें जो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए हमने कई बार देखा है कि अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे भी जो है रिजल्ट नहीं दे पाते। उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाए। कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे, आप देखोगे अभी तो आपकी बैच के कुछ बच्चे जो है ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में जाके हॉल में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, मतलब पढ़ के गए, बहुत सारी चीज़ें याद है, मतलब जैसे एग्जाम का जो भूत आपने देखा, एग्जाम पेपर आया, हो गया बीपी हाई। और ज़्यादा बीपी बढ़ने से क्या होता है? फिर जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हो। मतलब क्या है इसका? आप डरे हुए। और डरे क्यों? कि आपको डर ये है कि शायद 3 घंटे मेरा पेपर नहीं होगा। तो कई बार इसमें क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा भी जो अच्छा कर जाता है, और जो अच्छा पढ़ा लिखा जो है, जो पढ़ के भी गया तो वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। ये प्रेशर का पूरा खेल है। तो प्रेशर बेहतर ढंग से जो हैंडल करेगा वो जीतेगा। तो कौन कर पाएगा? फिर जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो अच्छा करना चाहता है, जो अभी जो जी रहा है, वो जो हमेशा पास्ट और फ्यूचर को लेकर चिंतित है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आपको क्या करना है?
प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। प्रेजेंट में आप कितना बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके बस उतना सोचो। मेरा एग्जाम होगा कि नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, सर क्या बोलेंगे, सर ने इतना भरोसा जताया, माँ बाप क्या बोलेंगे, बहन क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेंगे, तो इतना सारा प्रेशर लोगे तो पढ़ोगे कब? समझे कि नहीं? मतलब खुल को खेलना चाहिए, वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे अपने रोहित शर्मा खेलता है, ओपनिंग जाता है और खुल के खेलता है, आउट हो गया तो ठीक, चल गया तो ठीक, प्रेशर नहीं लेता। देखा आपने कभी? मैच कोई भी हो वो वैसे ही खेलेगा। समझे कि नहीं? तो वही अपने को करना है। अगर मैच खेल गया एक भी तो मैच जीतना तय है, और अगर हार गया तो मैच मतलब वो फेल हो गया तो फिर मैच हारना भी लगभग तय है। समझे कि नहीं? तो वैसे होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये चीजें आप याद कि आपको प्रेजेंट में जीना है। अभी देखो क्या है, सेल्फ पनिशमेंट जनरली अपन नहीं करते। मैंने कल इसके बारे में बात की थी, है ना, कि जब भी माँ बाप घूमने नहीं जाते तो 100 रुपये का नोट फाड़ा जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे तो 200, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे तो 500, नहीं 500 से हुआ तो 2000। हाँ, 2000 का नोट फटने देते नहीं माँ बाप, उतने समझदार वो भी है, तो 2000 का नोट फटने देंगे नहीं। तो वही है कि सेल्फ पनिशमेंट। माँ बाप को सबक सिखाने के अपने वो टेक्निक अपने लिए क्या है, तो अपने लिए क्या है, जब भी आपने टारगेट रखा कि भाई एक हफ्ते में इतनी पढ़ाई करनी है, नहीं कर पाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर से वही गलतियां करोगे, फिर से पढ़ने के लिए जाओगे। तो आपने ना अपने को रिवार्ड नहीं दिया कभी, ना आपने कभी पनिशमेंट किया। देखो रिवार्ड मतलब क्या, जब आप अपने गोल को अचीव करते हो, 15 दिन का आपका टारगेट था, 15 दिन में आपने कंप्लीट किया, तो अपने आप को कुछ तो भी ऐसी चीज दो, रिवार्ड दो कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, फिर मैं ये चीज़ उसके बदले में करूँगा। जैसे एक मूवी आपने देख ली, एक हफ्ता आपने ईमानदार से पढ़ाई की, संडे को आपने एक मूवी देख ली थी, आपके लिए क्या हो गया? रिवार्ड हो गया। वो माइंड को अच्छा लगता है, और उस रिवार्ड के चक्कर में आप अगला एक हफ्ता फिर अच्छे से करोगे कि भाई 6 दिन अच्छे से पढ़ूंगा तो एक दिन मूवी देखने को मुझे मिलेगा। अपने आप पे ये लादा हुआ एक रेगुलेशन जो है आपको करना पड़ेगा। और जब नहीं कर पाते तब अपने आप को पनिशमेंट दो। रिवार्ड को लेते हो अच्छा लगा, पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। कि पनिशमेंट भी जो है कैसी होनी चाहिए, मगर अपने को हर्ट करना है, मगर कैसे? एक आधी उंगली मन काट देना, उंगली काट दी, दूसरी बार में दूसरी उंगली काट दी, पता चला कि सब उंगलियां गायब हो गई। ऐसी पनिशमेंट नहीं चाहिए। पनिशमेंट में भी अपने को फायदा निकालना है। क्या फायदा? अगर एक हफ्ते में इतना नहीं पढ़ा तो संडे को मैं मूवी नहीं देखूंगा, फिर वो बैकलॉग संडे को करूंगा, तो उसमें भी आपका फायदा ही है। समझे कि नहीं? या फिर जो आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसके लिए आपको समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए, आप वो पढ़ोगे तो उसमें भी आपका फायदा। या फिर पनिशमेंट के तौर पे आप जल्दी सोओगे। देखो इसमें आपका फायदा ही है। मतलब मैं आपको पनिशमेंट ऐसी सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका पढ़ाई इसमें फायदा ही होगा। जल्दी सोना एक आपके लिए पनिशमेंट हो सकता है। जनरली अपन क्या करते हैं, लेट सोते, तो जल्दी सोना पनिशमेंट हो गया, तो पनिशमेंट के लिए उसको रख सकते। या फिर इंक्रीज स्टडी टाइम। अगर 6 दिन में अगर मेरा ये टारगेट नहीं होता तो संडे को मैं 3 घंटे फिर एक्स्ट्रा दूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, हो सकता है। ये क्या है, ये पनिशमेंट में आ सकता है। या फिर स्किप लंच एंड डिनर। जब तक मैं दिन का टारगेट पूरा नहीं करता तब तक मैं क्या करूँगा, लंच नहीं करूँगा, डिनर नहीं करूँगा, है कि नहीं? या फिर अगर आपने सोचा होगा कि भाई संडे को मैं ये मूवी देखूंगा, तो जब आपका टारगेट 6 दिन का पूरा होगा तभी आप मूवी का प्लान करो, अदरवाइज पनिशमेंट के तौर पे उसको दो। या फिर नो फोन, नो टीवी, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, ये सब आपके फाइन रहेंगे, इसको आप फाइन करके इस्तेमाल करो। तो देखो जब आप अपने आप को प्लेजर दोगे, रिवार्ड दोगे, तो आपको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। तो माइंड को दोनों चीज़ें कबूल है। समझे कि नहीं? तो इस तरह से आपकी पढ़ाई का जो है चलना चाहिए। एक फॉर्मूला है 6P फॉर्मूला। क्या है ये 6P फॉर्मूला? मतलब प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, जहाँ पे 6P आ जाता है। मतलब समझा इसका क्या है? प्रॉपर, प्रायर मतलब पहले से किया हुआ, प्लानिंग, प्रिवेंट्स मतलब बचा लेता है किस चीज को,
पुअर परफॉर्मेंस को, खराब परफॉर्मेंस को बचाने के लिए आपको पहले से की हुई सही ढंग की प्लानिंग जो है बचा सकती है। तो इसलिए जो ये 6P फॉर्मूला आपको याद चाहिए। देखो क्या लिखा है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। वॉरेन बफेट जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर है और इन्होंने जो है कुछ बोली है चीज़, ये दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिनती होती है। इन्होंने ये चीज़ बोली है तो कुछ तो दम होगा। क्या बोला है कि ये इडियट भी अगर कुछ प्लानिंग के साथ करता है तो उसको बीट कर सकता है जो जीनियस होगा, मतलब जिसके पास कोई प्लान नहीं है। मतलब आप कितने जीनियस हो, आप पढ़ाई में कितने होशियार हो बचपन से, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप प्लानिंग के साथ अभी नहीं पढ़ते होंगे तो। और आप कितने भी बेवकूफ़ होंगे, कितने भी कम पढ़ने वाले होंगे, मगर आपके पास कोई ठोस प्लान है तो आप उस बच्चे को कभी भी पहचान सकते हो जो ठोस प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग इज मस्ट। इसलिए जो ये 6P फार्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं? ये फार्मूला आपको हमेशा जो है 6P फार्मूला करके याद कर लो। क्या लिखा है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसलिए जो आपके पास प्लानिंग चाहिए, आप कितने एवरेज बच्चे होंगे उसकी फर्क नहीं पड़ता। कितने भी बच्चों को आप लाइफ में देखोगे जो एवरेज थे मगर वो बहुत अच्छी जगह पे गए परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और जो अच्छे भी थे पढ़ने में मगर वो भी पीछे रह गए। तो ये फर्क कहाँ जाता है फिर? मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ाने वाले जो टीचर है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह से नहीं है, आप ही के बीच में से, आप ही के जैसे परिवार में से जो है वो आए हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो है नहीं रहता, कोई भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है धीरे धीरे अपनी मेहनत से। कोई भी जो है पैदाइशी गुंडा होता है क्या? गुंडा होते और चाकू मार दिया नर्स को, ऐसे देखा आपने कोई? नहीं ना। न पैदाइशी कोई गुंडा नहीं होता या पैदाइशी कोई कुछ भी नहीं होता। वो हर चीज़ बनता है, आगे चल के बनता है, तो वही बनता है। तो इसलिए आप एवरेज हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। एवरेज सभी बच्चे एवरेज ही रहते हैं, 10वीं तक के 11वीं 12वीं तक के बच्चे एवरेज ही रहेंगे। कुछ बच्चे उसके आगे सीरियस होते, कुछ बच्चे 10वीं में सीरियस हो जाते, कुछ 12वीं में सीरियस होते, कुछ आगे 3 साल पढ़ेंगे 4 साल पढ़ेंगे तब सीरियस होते, या उससे आगे पढ़ेंगे तब होंगे। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो सीरियस होंगे ही नहीं। ऐसे भी आपने देखा होगा, उसको माँ बाप पोसते हैं, फिर देखा होगा ना आपने, कुछ बच्चे जो नालायक किस्म के जो रहते हैं उसको पोसता है फिर माँ बाप। माँ बाप बोलते हैं हम तुमको पाल लेंगे, शादी कर ले, तेरी बीवी को पाल लेंगे, बच्चे कर ले, उनको भी देख लेंगे। तो ऐसे बनना है कि अपने को। अब जो जितने जल्दी सीरियस होगा पढ़ाई को ले, सीरियस मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको पूरा सीरियस हो गया ऐसे बैठना है। पढ़ाई को लेके जो जितना सीरियस होगा वो उतना जल्दी जो है उसको आगे का फ्यूचर ईजी हो जाएगा। सीरियस तो होना है, आज हो या 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, आज नहीं तो कल आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। अब फायदा किसमें है फिर? जब सीरियस होना ही है तो आज ही हो जाओ ना। फिर एक 80-20 रूल, क्या ये 80-20 रूल, इसमें क्या बोला गया है? देखो, जो आपकी लाइफ में 20% जो वर्क जो रहते हैं वो आपको 80% सक्सेस देते हैं हमेशा, और जो आप 80% जो काम करते हो उसका सक्सेस रेट कितना है? 20%। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अपनी प्रायोरिटी की अगर लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी निकालो। प्रायोरिटी मतलब अपनी लाइफ के प्रायोरिटी क्या है आपके, कौन सा काम आप करना चाहते हो, उसमें से अगर आप 10-20 अगर ऐसे आप लिस्ट बनाते हो, हेलो हाँ, 10-20 अगर आप लिस्ट बनाते हो, उस लिस्ट में से प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको अरेंज करो, ठीक है? तो आपको नजर आएगा कि आपकी लाइफ का 80% सक्सेस 2-3 काम के ऊपर डिपेंड करेगा, और बाकी के जो निचले जो है वो सक्सेस में हेल्प तो करेंगे, और उसका रोल कितना रहेगा? हाली कितना रहेगा? 20%। तो मतलब क्या है कि आपकी 2-4 चीजें ऐसी है, 2-4 आदतें ऐसी हो सकती है जो आपको लाइफ का 80% सक्सेस दिला सकती है। समझे कि नहीं? जैसे कि सुबह उठ के पढ़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, है ना, 8 घंटे कम से कम पढ़ना, बराबर है, और क्लासरूम और स्टडी और को बराबर मैनेज करना, टाइम टेबल के साथ पढ़ना। 2-3 ही चीजें अगर आप कर लो तो आपकी जिंदगी भर की जो सक्सेस है वो 80% उस 2-3 आदतों से कवर हो जाएगी। फिर जो आप खाना कितना समय पे खाते हो, कितना खाते हो, है ना, कौन सी मूवी देखते हो, कितना सोते हो, क्या करते हो, ये उतनी चीजें मैटर नहीं करेगी। तो आपको वो 2-3 जो आदतें हैं जिसको अपन 20% में काउंट कर रहे हैं, वो 20% आपकी है, ये
आपको समझना पड़ेगा, समझे। 20% कौन सी आपको पहले छाननी पड़ेगी, वो 20% ही आपको जो है 80% सक्सेस दिलाएगी। तो इसको बोलते हैं 80-20 रूल। क्या बोलेंगे इसको? 80-20 रूल। तो ये आपको समझना है, ये आप समझ सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है प्रायोरिटी की, उसमें वो 20% वर्क कौन सा है जो आपको 80% लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। वो आप सोचो, आप समझो, उसकी लिस्ट बनाओ, अपने पूरे कामों की लिस्ट बनाओ, आदतों की लिस्ट बनाओ, उसमें से सबसे टॉप किसको रखना है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, उसको टॉप पे रखो। सेकंड नंबर पे दूसरा, थर्ड नंबर पे तीसरा, इस तरह से आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो आप क्या कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। समझे? चलो आगे बढ़ते फिर। क्या है? पार्किंसंस लॉ। क्या लिखा गया है? देखो, वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब समझा? नहीं सर, एक बार फिर। वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अब समझा? नहीं समझा? चलो सिंपल देसी भाषा में समझाते हैं। आपका काम उतने समय में कंप्लीट होता है जितना कि आप उसको समय देते हो। अगर आपने सोचा कि मुझे ये चैप्टर 10 दिन के अंदर पढ़ना है, तो आपका चैप्टर 10 दिन तक चलेगा। अगर आपने सोचा कि मुझे ये चैप्टर 5 दिन में पढ़ना है, तो आपका चैप्टर 5 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये चैप्टर पढ़ने के लिए 2 ही दिन मिल सकते हैं, 2 दिन से ज़्यादा मेरे पास नहीं है, तो चैप्टर 2 दिन में भी कंप्लीट होता है। और अगर आपने सोचा कि मुझे 2-3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करना है, तो चैप्टर 3 घंटे में भी फिनिश हो सकता है। तो चैप्टर तो वही है, समय कैसे बदल गया? क्योंकि आपने उसको उतना उतना समय देते गए, उतना उतना उसने समय लेते गए। जैसे कोई बोलता है कि मुझे नीट करने के लिए 2 साल लगेंगे, बराबर, और किसी ने उसको 3 साल में भी किया है, किसी ने उसको 4 साल में भी किया है, किसी ने हो सकता है 5 साल में भी किया है। तो उसको 5 लग रहा है, इसको 4 लग रहा है, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ये कैसे? कि उनकी मजबूरियां रही होगी कि उसके 1 ही साल मिला। 1 साल तक उसने सीरियस नहीं था, 11वीं में सीधा 12वीं में बोला कि मुझे नीट करना है, और हो सकता है वो कर भी दिया होगा। तो उसके पास 1 ही साल था, 1 साल में उसने बेहतर किया, कर गया। जिसके बाद 2 साल थे, उसने 2 साल में किया। तो जितना समय जिसने जिसको दिया, उतने ही साल में वो काम कंप्लीट होता है। तो आप डिसाइड करो कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कितना समय चाहिए, उतने समय में आप सक्सेसफुल होंगे। आपने बोला कि मैं 10 साल में, तो आप 10 ही साल में होंगे। आपने अपने आप को 5 साल दिया, तो आप 5 ही साल में होंगे। 1 साल दिया तो 1 साल में होंगे। ये होता है पार्किंसंस लॉ। इसके पहले जो है, जब इन्होंने दिया था, पार्किंसंस ने जब ये दिया था, तो उसके पहले लोग समझ नहीं पाते थे कि कोई काम कितने घंटे में होना चाहिए, है ना। कोई भी काम करने का एक समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं। तो पहले लोग नहीं समझ पाते थे, मगर जब से ये लॉ आ गया, तब से थोड़ी सी कारपोरेट सेक्टर में अगर क्लियरिटी आ गई कि भाई इस समय इस काम के लिए इतना समय, इस काम के लिए इतना समय, तो उतना समय दिया जाने लगा। और इसीलिए जो है लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, काम करने का जो स्पीड बढ़ गया। समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कभी एग्जाम देनी पड़े, तो आप देखना, जिस पेपर में ज़्यादा गैप मिलती है ना पढ़ाई के लिए, उसमें उतनी ही कम पढ़ाई होती है। देखा होगा आपने, सुना होगा या समझा होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो आप देखो, यही होता है कि नहीं? जिस पेपर में ज़्यादा गैप, उसकी कम पढ़ाई, और जिसमें कम गैप, उसकी सबसे ज़्यादा पढ़ाई। पेपर अच्छा कौन सा जाता है? जिसमें कम गैप मिली थी। पेपर खराब कौन सा जाता है? उल्टा, जिसमें ज़्यादा गैप मिली थी। क्योंकि 10 दिन की गैप आपको ये बोलती कि 10 दिन है थी, 10 दिन। तो फिर आप वही, जब भी मैंने स्टोरी जो बताई है ना, डिसिपल वाली, वो जाता है गोल्डन स्टोन लेके, और वो उसका कुछ नहीं कर पाता फिर, और फालतू 3 दिन तक जब वो आता है वापस, तो क्या होता है? 3 दिन में भी कुछ नहीं कर पाता, आखिर उसको वो वापस करना पड़ता है गोल्डन स्टोन जो था। तो समय कितना रहता है किसी भी काम का? जितना आप उसको देते हो। जितना आप कम समय दोगे, काम उतने में भी खत्म होगा। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए आपके 2 दिन थे, काम एक्चुअली कितने समय का था? 5 मिनट का था। वो 5 मिनट में हो सकता था, मगर आपने उसको 2 दिन लगा दिए।
पढ़ाई अगर एक चैप्टर की 2 दिन की थी तो आपने उसको 10 दिन लगा दिए, क्योंकि आपने अपने आप को समय 10 दिन दिया हुआ था। तो समय कम देना सीखो, किसी भी काम को कम समय दो, कैलकुलेटेड समय दो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में पढ़ लूँगा, ये कैलकुलेटेड नहीं। आपको अंदाज़ा होता है कि भाई एक चैप्टर इतने समय में हो सकता है, उतना समय, समझे कि नहीं? तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेट करते आना चाहिए। यहाँ देखो एक पार्किंसंस का ग्राफ भी दिया है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है? एफर्ट्स इधर, टाइम एलोकेटेड, मतलब ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। जितना ज़्यादा समय आप दोगे उतना ही ज़्यादा समय वो ले रहा है। आप समय कम दो, समय कम लगेगा, उतना ही उसका मीनिंग है। ग्राफ से आपको जल्दी समझ में आता है। स्लीपिंग हैबिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको जो है स्लीपिंग हैबिट से आप परेशान हो। मतलब कितना सोना है सर, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है ना? अपन 10 घंटे सोते हैं फिर भी आपको एनर्जी नहीं लगती है ना? कई बार 10 घंटे सोते भी अपने को एनर्जी महसूस नहीं होती, और कोई कोई 4 घंटे 5 घंटे सो के भी अपने से ज़्यादा एनर्जी वाला रहता है। तो ये कैसे होता है? तो स्लीपिंग की हैबिट जो है ये सबकी अलग अलग है, और इसलिए एनर्जी भी अलग अलग है। क्या है? स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली। जल्दी सोना है ताकि आप जल्दी जाग सको। अब अपना उल्टा चलता है, अपन सोते लेट है और प्लान करते जल्दी उठने का। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी गोल हो गया। मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्टरी मत करो, समझे कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। आपको अगर जल्दी सोना है तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको जल्दी सोना पड़ेगा ताकि आप जल्दी उठ सको, समझे कि नहीं? तो होता क्या है कि आप सोते हो लेट और प्लानिंग करते हो जल्दी उठने की, और इसी चक्कर में जो है आपका कभी भी सोने का टाइम टेबल ना जगने का टाइम टेबल कभी भी अचीव नहीं होता, और इसी चक्कर में आप पूरे 2 साल निकाल जाते हो। मैंने देखा है 2 साल तक 5 बजे का अलार्म कई बच्चे लगा चुके हैं, 6 बजे का अलार्म कई बच्चे लगा चुके रहते हैं, और पूरे 2 साल में बंद कर करके जो है फिर से सोते हैं। ये क्यों हो रहा है? फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जागने के ऊपर अलार्म लगाया था, सोने का अलार्म लगाता है क्यों? कोई सोने का अलार्म लगाते हो आप लोग? नहीं। अब बोलो इधर पागल होते आप, सोने का कौन अलार्म लगाता है? जब नींद आ जाएगी सो जाएंगे। तो आप अलार्म सोने का लगाओ, जाग आपको अपने आप आ जाएगी। तो क्या करना है फिर? सोने का भी अलार्म लगाना। जब सोचते हो कि भाई अलार्म जगने का हो सकता है, तो क्या सोने का अलार्म नहीं हो सकता? आपके कल में धुन बजेगी, जैसे वो गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, उस टाइप से एक अलार्म लगा दो नींद वाला कोई, और देखो जोर से घर में बजेगा, सबको अलर्ट जाएगा कि भाई सोना है। तो फिर आपका माइंड भी उस हिसाब से रेडी होते जाएगा, धीरे धीरे होगा। अगर आप 12 बजे सोते होंगे 11:30 का लगाओ, फिर बाद में कुछ दिन बाद 11 का लगाओ, फिर बाद में 10:30 का लगाओ, फिर 10 का लगाओ, 10 बजे सो जाओ। क्या करो? 10 बजे सो जाओ। तो 10 बजे आपको फिर बाद में नींद भी आएगी, और इसी वजह से जो है आपका टाइम टेबल भी सेट होते जाएगा। फिर आगे वेक अप बाय योर ओन एफर्ट्स। ये बड़ा मज़ेदार है कि आप जब जगते हो तो आपको जगाता कौन है? मम्मी, भाई, बहन, पिताजी, या फिर अलार्म। तो अलार्म जगाता है वहाँ तक तो ठीक है, अलार्म अगर जगा रहा है तो वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम कब शुरू होता है? प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आपको मम्मी जगाती है, या पिताजी जगाते हैं, या और कोई जगाता है। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है? जब कोई आपको जगाता है तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो, और यही मैं नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहे। आप जागोगे खुद से नहीं तो आप खुद से पढ़ोगे कैसे? सिंपल सा सवाल। जहां आपकी हालत जागने की नहीं खुद से, तो आपकी हालत पढ़ने की हो जाएगी क्या? एक सिंपल चीज से आप शुरू करते हो लाइफ, हर दिन आपका शुरू होता है हारने से। कैसे हारते हो आप लोग पता है? अलार्म बजता है और उसको फट से बंद कर देते हो, और फिर आधा घंटा सोते हो। तो आप एक छोटी सी आदत में हार गए। फिर आपकी शुरुआत कैसी हुई दिन की? हार के, और आप दुनिया जीतने जाते हो। JEE करेंगे, नीट करेंगे, मतलब जीतने की बात करोगे, और रोज सुबह उठोगे कैसे? हार के।
तो जो हार के सुबह उठेगा वो दिन भर जीतेगा क्या? और इसमें एक और साइकोलॉजी काम करती है। जब आप पढ़ाई का टारगेट रखते हो तो पढ़ाई पूरी नहीं होती तो आपको बुरा भी नहीं लगता। जो आपने टारगेट रखा था दिन भर इतना करूंगा, उतना नहीं भी होता, आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप सुबह की शुरुआत ही आपकी कैसी हुई थी? हार के। फिर से एक बार हार गए तो क्या फर्क पड़ा? एक बार हारे सुबह, एक बार शाम को हारे, दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आप हारे ना दिन भर के काम से। तो सुबह भी हारे, शाम को सोने से पहले भी हारे ना, हार के सोए आप और जाके तब भी हार के उठे। तो जब सुबह हार गए, शाम को भी सोने से पहले हार ही रहे, तो आप जीतोगे कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हारा हुआ आदमी जो है आगे कुछ भी अचीव नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना है फिर? अलार्म को, अगर आपकी हालत 5 बजे या 6 बजे उठने की नहीं है, 7 की है, 7 को अलार्म लगा, मगर फिर 7 बजे के बाद फिर नहीं सोना। अलार्म अगर 7 का लगाना है तो 7 का लगाओ, उसमें कोई टेंशन नहीं। मगर जब 7 बजे का अलार्म बजा तो फिर आप बंद करके नहीं सोओगे। इतना अपने आप से कमिटेड रहो, समझे कि नहीं? नहीं 7 का हो रहा है, 7:30 का हो रहा है, 7:30 को लगा, मतलब फिर 7:30 के बाद नहीं सोना। अपने अपनी हालत के हिसाब से करो। मगर होता क्या है कि अपन 5 का भी लगाते तब भी वही करते, 6 का लगाते तब भी वही करते, 7 का लगाते तब भी वही करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप हर दिन हार के नहीं उठोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप हर दिन हार के नहीं उठोगे, क्योंकि वो पूरा इम्पैक्ट पूरे दिन को आपको खराब कर देता है। सुबह हारा हुआ आदमी दिन भर जीत नहीं सकता, ये चीज याद रखो। उसके बाद अपने आप से उठो। मम्मी आती है, पिताजी आते हैं, कोई भी आता है ना, तो ये क्या है? आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और ये डिपेंडेंसी खत्म नहीं होती तब तक आप पढ़ नहीं सकते। इसलिए किसी को बोलो कि मुझे नहीं उठा। और इवन एग्जाम के भी दिनों में, है ना, अपन एग्जाम के दिन क्या बोलते खास करके? मम्मी मुझे उठा देना। और मम्मी नहीं उठी तो उस दिन गई आपकी एग्जाम। ऐसे हुआ है एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ। एग्जाम के दिन JEE के दिन बच्ची की आदत थी जैसे मम्मी उठाती, और मम्मी की उस दिन नींद नहीं खुली और गलती से बच्ची का पेपर लेट हो गया। क्या ना बताए फिर? अब मज़ा यहाँ पे ये है कि बच्ची माँ को कोस रही है और माँ बच्ची को कोस रही है, झगड़ा चालू है। तो तूने मेरा 1 साल खराब किया। माँ बोल रही कि मैंने क्या के लिए खराब किया? मेरी नींद नहीं खुली, तूने अपना अलार्म लगाना चाहिए था। अब कौन दोषी इसमें? एक नज़र में देखा जाए तो मम्मी का दोष आपको दिखेगा, और मेरी नज़र से देखो तो मम्मी का कोई दोष नहीं। अब डिपेंड क्यों रहे? किसका दोष है? आपका खुद का, बच्चे का। मगर देखते हुए क्या लगता है? नहीं, मम्मी ने उठाना चाहिए था, मम्मी की जिम्मेदारी थी और आपकी नहीं थी। तो ये चीज़ें मत करो, डिपेंड दूसरे के ऊपर नहीं। जागने के लिए तो मत रहो कम से कम। फिर मेक योर बेडरूम क्वाइट, मतलब आप जहाँ पे पढ़ते हो कम से कम वहाँ पे शांति होनी चाहिए। क्लास में क्या है, लाइब्रेरी में क्या है, वो अलग चीज़ है। जहाँ जितना जो माहौल मिल सकता है हम देने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ पे आप पढ़ते हो अपनी पर्सनल रूम, वहाँ पे तो आप शांति रखो। वहाँ पे भी क्या है, आप म्यूजिक लगाते हो, टीवी लगाते हो, मोबाइल लगाते हो, और उसके बाद पढ़ने बैठते हो। या जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर घर पे शांति नहीं है, शांति मतलब शांतता नहीं है, तो कहाँ पढ़ना है फिर? लाइब्रेरी में पढ़ो, प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या कहीं गार्डन में जाके बैठो जहाँ पे शांति होती है। शांति मतलब शांतता होती है। समझे कि नहीं? फिर मेक योर बेडरूम डार्क। जब आप सोते हो तो क्या करते हैं अपन? जब एक ट्यूबलाइट, छोटा लाइट, ये सब चीज़ें अपन लगा के सोते हैं। कोई भी लाइट नहीं होना चाहिए, पूरा डार्क होना चाहिए, उससे नींद अच्छी आती है। पता है आपको? आप आंखें तो बंद करते हो, और आंखें बंद करने के बाद भी आपको लाइट शुरू है कि नहीं इसका एहसास होता है। अपनी स्किन, अपने सेंसेस सब अपने को समझाते कि लाइट शुरू है। पता है क्या? तो जीरो लाइट भी नहीं होना चाहिए, पूरा डार्क होना चाहिए। कई बार अपन पर्दे खोल देते हैं, बाजू से बाहर से लाइट आ रहा है और उसमें अपन सोते, तो नींद अच्छी नहीं होती। जब नींद अच्छी नहीं होती तो दूसरे दिन के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए आपको क्या करना है? पूरा डार्क होना चाहिए। आपका जो बेडरूम है जहाँ पे आप सोते हो वो पूरा डार्क होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी लाइट नहीं। तब आपकी नींद अच्छी होगी। आपके पूरे सेंसेस जो है आपको सपोर्ट करेंगे नींद के लिए। याद रहेगा? तो जीरो लाइट वाला कंसेप्ट खत्म। या कभी अगर बीच में आपकी नींद खुलती है तो अपन क्या करते हैं? फट से लाइट लगाते हैं, वो भी गलत है। वो लाइट लगाने से क्या होता है कि माइंड को ये लगता है कि भाई उजाला हो गया, मतलब दिन हो गया।
अगर आपको 1:30 2 बजे अगर नींद खुल गई तो आप क्या करोगे, लाइट नहीं लगाओगे, वैसे ही दरवाजा ढूंढते ढूंढते जाओ, वापस आओ, पर लाइट मत लगाओ। लाइट लगाया आपने तो गए, लेकिन बाद में फिर आपको नींद नहीं आती। आपने देखा होगा कई बार और टाइम पे जब अपनी नींद खुलती है तो क्या होता है, नींद ही नहीं आती। फिर हम बोलते हैं यार कल नींद खुल के ज़रा रात भर नींद नहीं है, बोलते मुझे सुना है, पता है ऐसे। तो इसीलिए वही होता है कि बाथरूम में एकदम बड़ा वाला लाइट रहता है, वॉशरूम गए वापस आए तब तक नींद खुल गई, अब आप सोने जा रहे हैं नींद नहीं आ रही, ये इसका कारण है, समझे कि नहीं। फिर नैप्स इन द डे टाइम, मतलब दिन को जो आप झपकी लेते हो ना, घर पे जाते हो आधा घंटा जो है झपकी लेते हो, फिर 1 घंटा कभी 10 मिनट, वो मत लो। वो 10-15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो है आपका जो जाता है ना, वो आपको फिर जल्दी नींद नहीं आने देगा। मतलब आपका टारगेट क्या है, जल्दी सोना है, वो जल्दी सोना जो आपका नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। या फिर गेट आउट ऑफ द बेड व्हेन यू वेक अप, जैसे ही आपने नींद खुली वैसे फट से पहले बेड छोड़ो, तो बेड क्या है, ये अट्रैक्शन है, फिर से आपको जो है वो सोने की इच्छा कराएगा, मगर आपको क्या है, जगना है। तो बेड से जितना दूर हो सके चले जाओ, और जो अलार्म का जो आप रखते हो कि नहीं, उसको भी दूर रखा करो। अब कहाँ रखते हैं, पास में, मतलब यहाँ तक, मतलब हाथ बस चला जाए इतने दूर। तो जहाँ पे हाथ जा रहा है तो फिर आप जागोगे क्या, वैसे नहीं। अलार्म का कहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ पे है आप सो रहे तो वहाँ होना चाहिए, रूम में है तो वहाँ होना चाहिए, ताकि आप चल के जाओ, समझे कि नहीं। आजकल तो मोबाइल ऐप भी है जिसमें आपको जगाने के लिए जो कई सारे ट्रिक्स है, जब तक आप 10-12 स्टेप तो 10-12 स्टेप फॉलो नहीं करते तब तक अलार्म बंद ही नहीं होता, बजते रहेगा। वो खास करके इसलिए आलसी लोगों के लिए कि एक झटके में अलार्म बंद होता है, उस ऐप में क्या होता है 10-12 स्टेप में ऐप जो है वो बंद होता है। मतलब क्या है कि तब तक 10-12 स्टेप आप फॉलो करते हो, तब तक आप जाग ही जाते हो फिर, इसलिए खास करके वो ऐप बनाया गया, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अवॉइड ब्लू लाइट 30 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, जब आप सोने जाते हो उसके आधे घंटे पहले मोबाइल, टीवी या कोई भी ऐसे स्क्रीन वाला यूज़ आप नहीं करोगे, जो गैजेट है ये बंद रखना होगा, क्योंकि उससे नींद के ऊपर बहुत असर होता है। ब्लू लाइट निकलता है उससे, वो ब्लू लाइट जो है आपकी नींद को अच्छा नहीं होने देता, समझे कि नहीं। फिर एट द सेम टाइम एवरी डे, जिस समय आप सोते हो उसी समय आपको सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। एक दिन आप 12 को सोओगे, दूसरे दिन 2 को सोओगे, तीसरे दिन आपको जो है नींद कंफ्यूज है, बॉडी कंफ्यूज है, इसको कब सुलाना है, 12 बजे या 2 बजे, बॉडी नहीं समझ पाती, और इसी वजह से क्या होता है आपका टाइम टेबल कभी नहीं बनता। आगे जब भी आप जागते हो आपको क्या करना है, फिर हल्का सा गर्म पानी पीना है, वार्म वाटर, उससे क्या है आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। गर्म पानी से जो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो आपको एनर्जी जल्दी मिलेगी, और गर्म पानी जल्दी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको एनर्जी जल्दी मिलेगी। और पानी वैसे भी रात भर से जो है बॉडी में था वो यूज हो गया, तो अभी आपको जो है पानी की वैसे भी ज़रूरत है, तो इसलिए जो है आपको पानी पीना है। कई बार अपन पानी एक हाथ घूंट, एक हाथ आधा गिलास पीते हैं, कम से कम 1.5-2 गिलास आप पानी पी सकते हैं, कोई चिंता नहीं, समझे कि नहीं। क्योंकि सभी बॉडी के ऑर्गन्स जो है अभी पानी की कमी में है, तो पानी उनको नहीं मिलेगा तो वो पानी की कमी में रहेंगे, और जब पानी की कमी में रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं, इसलिए जो आपको पानी पीना पड़ेगा। सेट अलार्म क्लॉक फार फ्रॉम योर बेड, जो मैंने बताया आपको कि अलार्म क्लॉक दूर रखना है। स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच योरसेल्फ मतलब कम से कम आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच ही कर लो, आधा 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपकी इच्छा नहीं होती होगी, तो थोड़ा सा पैर ऐसे 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 कुछ तो भी एक्सरसाइज ऐसे करो जिससे क्या हो जाएगा, बॉडी थोड़ी सी जो है इजीली जाग जाएगा, आलस निकल जाएगा। वो बिल्ली नहीं करती क्या, ऐसे पूरा तानती खुद को, आलस देती है, अरे बिल्ली देखा है ना, तो वैसे टाइप से आप अपने आप को जो है थोड़ा सा जल्दी फ्रेश कर सकते हो, मतलब आप नींद से जल्दी जाग सकते हो। स्लीप क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। अब ये बड़ा मीथ है आपके दिमाग में कि ज़्यादा सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ये सबसे बड़ा मीथ है। स्लीप की जो है क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप 12 बजे सोते हो और अगर आप सुबह 9 बजे भी उठते हो तो भी आपको फ्रेश नहीं लगता, मगर आप 10 को सोते हो और उधर 5 बजे भी उठते हो तो भी आपको फ्रेश लगेगा, क्योंकि अपनी बॉडी जो है नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती है।
देखो दिन होता है, रात होती है, मतलब सूरज के हिसाब से सब दुनिया चल रही है, बराबर है कि नहीं? पूरी अपनी बॉडी भी, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सूरज के साथ सेट है, इसलिए नींद अपने को रात में आती है। सब एनिमल जो रात को ही सोते हैं, तो मतलब अपन भी नेचर का हिस्सा है, तो अपन नेचर से बाहर नहीं है। तो आपको भी नेचर के साथ सेट होना पड़ेगा। नेचर आपके साथ सेट होगा क्या? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो नेचर के साथ आपको एडजस्ट होना है। तो एडजस्ट कैसे होना है? स्लीप का जो टाइम है वो जल्दी होना चाहिए, जगने का टाइम जल्दी होना चाहिए। अपना उल्टा हो रहा है, सोते भी लेट है, जगते भी लेट है, तो नेचर के आप अगेंस्ट में जा रहे हैं। जब नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको बीमारी आएगी, और बीमारी ऐसी आएगी कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी, तो बीमारी आती ही है, और फिर आपकी पढ़ाई पे उसका असर होता है। तो कम से कम आपकी पढ़ाई पे वो असर ना हो, इतना आपको जो है स्लीप का जो है टाइम टेबल मेंटेन करना है। और रात को पढ़ा हुआ रात को याद आ सकता है, दिन को पढ़ा हुआ दिन को याद आ सकता है। पता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट है। जिस वातावरण में आप पढ़ते हो उसी वातावरण में आपको चीजें याद आती है। आपने कभी देखा होगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ लेने के लिए गए, पर वहां जाते जाते भूल गए, होता है ऐसे। फिर आप क्या करते हो? वापस उस कमरे में आते हो, फिर अचानक से वो चीज आपको याद आ जाए, अरे मैं इसके लिए गया था। मतलब क्या है? वातावरण का फर्क है कि नहीं? अरे फर्क है कि नहीं? तो वही चीज है कि आपको वातावरण का फर्क जो है समझ में आना चाहिए। अब देखो, इस स्टोरी है कि एक गुरु अपने चेले को जो है सिखाता था, पर उनकी दिक्कत ये थी कि उन्होंने उसको जो भी सिखाया ज्ञान की बातें, वो सब से उल्टे थे। मतलब एक बेड इसका लगा था, एक बेड इसका लगा रहता था, और वो उसको सब सिखाता था, ये बढ़िया सुनता था, समझता था, और उसको पूरा चीज़ें याद हो। अब इतना एक्सपर्ट हो गया हो कि गुरु को लगा कि राजा के सामने जाएंगे और थोड़ा सा इसका जो है प्रदर्शन करेंगे, राजा शाबाशी देगा। लेके गया, फिर राजा ने 2-4 सवाल पूछे, 1-2 के सवाल आए, और फिर इसको याद आना बंद हो गया। अब गुरु का गुस्सा इतना था कि गुरु बोले, तुझे इतना सिखाया मैंने, इतना समझाया, इतना सब किया, और तुझे सब भूल गया तू। गुरु गया और एक उसके गाल के ऊपर दे दी, पूरी भरी सभा में। अब जैसे वो लेटा, उसको सब याद आ गया, उसको सब याद आ गया। कैसे? क्योंकि याद कैसे किया था उसने? सोते हुए। याद कैसे आएगा फिर? सोते हुए। वही आपके साथ होगा। अगर रात को पढ़ोगे तो रात को याद आएगा। तो आपके लिए JEE नीट की एग्जाम कब लेनी चाहिए? फिर रात को। वो रात को होगी नहीं, इसलिए आपको कब पढ़ना है? फिर दिन को। तो आपको दिन में याद आएगा। जिस कंडीशन में आप पढ़ोगे उस कंडीशन में ये चीज़ें आपको याद रहती। समझे कि नहीं? अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया और अगर दूसरे का एक्सीडेंट होता है तो आपको अपना एक्सीडेंट याद आता है। फिर यार ऐसा ही मेरे भी साथ हुआ था, याद आता है। मतलब क्या है कि अपन चीज़ें रिलेट करते हैं, कंडीशन को रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि जिस कंडीशन में आप पढ़ोगे उस कंडीशन में याद आएगा। इसलिए आपको क्या करना है? फिर दिन को पढ़ना है, रात को नहीं। ठीक है? यहाँ पे देखो, सब कैटेगरी के बच्चों को जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटा बच्चा कितना समय सो सकता है, उससे बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा। और आप अपनी कैटेगरी देखो, 13 से 18 के बीच है आप लोग। आपको कितना सोना चाहिए? 8 से 10। वो 10 जो है वो बीमार लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। 8 से कम पकड़ो आप, 6 से 8। ठीक है? तो 6 घंटे बहुत है, 7 बहुत है, मगर वो टाइम करेक्ट होना चाहिए। 3 बजे सो के अगर आप 9 बजे जागते हो, 10 बजे जागते हो, उसका कोई मतलब नहीं। आपको फ्रेश बिल्कुल नहीं लगेगा। उसकी अलग स्टोरी है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे केमिकल एक पर्टिकुलर समय में बनते हैं। आपकी बॉडी जो है ये डिटॉक्स होती है, मतलब बॉडी अपनी बॉडी से जो है क्या निकालती है? जो हार्मफुल चीज़ें, जो केमिकल वो निकालना चाहती है। तो निकलते कब है? तो एक समय रहता है उसका। वो जनरली समय रहता है 11 से 3 का। तो अगर आप 11 से 3 के बीच में अगर जाग रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी में वो सब केमिकल जमा होंगे जो आपको बीमार करेंगे आगे चल के। तो 11 से 3 आप सो, पक्का सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर आप 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो आपको समय कितना मिला बॉडी को? 1 घंटा। 1 बजे सो तो कितना समय मिला? 2 घंटा। वो 3 बजे के बाद काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद उसके अलग ऑर्गन काम करना चालू कर रहे हैं। आपको पता है अपने ऑर्गन का, हर ऑर्गन का अपना एक समय है काम करने का। हार्ट का अलग समय है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है अपना हार्ट कब? रात को 4 बजे। इसलिए ज़्यादातर समय जो अटैक आता है लोगों को, हार्ट अटैक, वो रात के 4 बजे आता है। आप पूछना कभी डॉक्टर को। वैसे किडनी का एक समय है,
आपने जो खाना जो पचाते हैं ना अपनी बॉडी, उसका एक समय है। सुबह उठने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आप खाना खा लेते हो तो आप जो भी खाओ पच जाएगा, और जितना आप लेट करोगे उतना खाना नहीं पचेगा। इसलिए सुबह खाया जाता है, रात को कम खाया जाता है। अपना उल्टा चल रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, सुबह कुछ नहीं खाते, दोपहर को खाते और रात को जम के खाते, और फिर कहाँ जाते हैं, सीधा बेड पे। तो खाना पचेगा क्या, नहीं पचेगा। तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब है। कभी मौका मिले तो खाली हेल्थ के ऊपर अपना एक सेमिनार हो सकता है, इतना सारा उसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि आपकी पूरी साइकिल जो है डिस्टर्ब है। जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी जागना, कितना खाना चाहिए, कौन से समय पे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कौन से समय पे पीना चाहिए, ये सब का जो है साइंस है। उसके लिए आपको अलग लेक्चर चलेगा, वो यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। ये समझा अभी? हाँ चलो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 15 से 20 मिनट का आपका सेमिनार खत्म हो जाएगा अगर आप कोऑपरेट करोगे। है इतना समय? अरे है कि नहीं? हाँ थैंक यू। चलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक छोटी लाइन है, उसको बिना टच किए, बिना कुछ किए आपको उसको जो है छोटी बनाना है, तो आप कैसे करोगे? उसके बाजू में जो है एक बड़ी लाइन खींच दो, तो कोई भी चीज़ जो है प्रपोर्शन में जो है देखी जाएगी ना। तो जब दो लाइन साइड बाय साइड है तो छोटी लाइन तभी छोटी है जब उसके बाजू में एक बड़ी लाइन है, बराबर है। मतलब क्या है कि बिना चीज़ों को बदले हुए आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसी से रिलेट करना है आपको। क्या? अगर आपको समझ लो, फाइंड समथिंग मोर प्लेजरेबल। अगर आपको नींद इतनी ही प्यारी है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, नहीं चलता, सोना ही पड़ता है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर कि जब आपको ऐसे लगता है कि नहीं नींद बहुत प्यारी है, इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में नींद से कोई प्यारी चीज़ अभी तक नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से समझो। अगर आपको नींद अगर इतनी आनंद दे रही है, खुशी दे रही है, मतलब आपकी लाइफ में उससे कोई बड़ी खुशी वाली चीज़ अभी तक नहीं आई है। जिस दिन आपकी लाइफ में उससे बड़ी कोई खुशी देने वाली चीज़ आएगी तब आपको नींद नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिक सो के उठ जाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, इस बच्चे को जब बोला जाए कि भाई टूर पे जाना है, रोज़ सुबह जब उठता है तो उसको उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, चलो स्कूल का टाइम हो गया। बस जैसे ही उसको जो है पता चलता है कि कल टूर पे जाना है, पापा लेके जाने वाले हैं, फिर उसको सोने के लिए भी नहीं बोलना पड़ता और जागने के लिए भी नहीं बोलना पड़ता। जैसे ही जो समय उसके पहले जाग देता है। ऐसे क्यों होता है कि स्कूल जाना उसके लिए उतना प्लेजरेबल नहीं है, उतनी खुशी नहीं देता, मगर टूर पे जाना उसको बड़ी खुशी लगती है नींद से कंपेयर करो तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको कोई भी चीज़, जो भी टाइम पास वाली चीज़ अगर खुशी दे रही है, मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। समझे? तो आपको सोचने का तरीका बदलना है। तो आपको नींद जो है खुशी नहीं देगी, आपको नींद से बड़ी चीज़ को क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। तो नींद से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अपने सपने, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने एम, अपने विश, ये सब अपनी जो है बड़ी खुशी है जो अपने को बड़ा लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लॉजिक आपको जो है मदद करेगा। जब जब आपको नींद ज़्यादा आएगी, जब जब आपको मोबाइल देखने का मन करेगा, जब जब टीवी देखने का मन करेगा, तब तक आपको ये चीज़ें याद करना है कि भाई सर ने ऐसा कुछ बोला। रहेगा याद? रहेगा कि नहीं? यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग मोर प्लेजरेबल देन स्लीप। मतलब क्या है कि आपको स्लीप से बड़ी चीज़ ढूंढनी है जो आपको खुशी दे। तो बड़ी चीज़ कहाँ से लाओगे? वही है आपके सपने। जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उसकी नींद बड़ी नहीं होती। जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी नींद बड़ी या लंबी नहीं हो सकती, उसकी नींद हमेशा छोटी रहेगी। देखो क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्या है कि जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, बदलते नहीं हो, सुधारते नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप बिगड़ते जाते हैं। मीन्स इफ यू आर नॉट अपडेटिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। जब आप मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो क्या हो जाता है, वो
ऑटोमेटिक पुराना हो जाता है, चीज़ें उसमें सही नहीं चलती। वैसी अपनी लाइफ है, आपको अच्छी चीज़ें अपने अंदर लाना पड़ता है। बुरी चीज़ लानी पड़ती है क्या? नहीं, बुरी चीज़ अपने आप आएगी, अच्छी चीज़ लाना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ का वेलकम करना है, बुरी चीज़ को आपको वेलकम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगी। जैसे यहाँ देखो, जब आप खेतों में कुछ लगाते हो तो आप तो अपने समझ लो सोयाबीन लगा रहे हैं या कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, तो जो कचरा है जो उसके साथ ग्रोथ है उसने आप डाला था क्या आपने खुद होके? नहीं, वो अपने आप आ गया। तो कचरे को डालना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आता है। जो आपका बीज है मेन, वो आपको डालना होता है, बराबर है कि नहीं? तो मेन बीज अगर बचाना है तो फिर आपको कचरा हटाना पड़ता है, जो अपने आप आता है। तो कुछ बुरी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अपने आप आएगी, बट अपनी लाइफ में अपना क्रॉप अगर अपने को बचाना है तो अपने क्या करना पड़ेगा? फिर उस कचरे को हटाना पड़ेगा। वो आपने डाला था क्या अपनी लाइफ में? नहीं, वो अपने आप आता है, उसको डालना नहीं पड़ता। गाली आपने सीखी थी क्या? क्लास लगाए थे कहीं? गाली देने की क्लास लगाए थे क्या? नहीं, उसकी क्लास नहीं होती, वो अपने आप आता है। तो होते हैं क्या? नहीं होते ना, नहीं। तो वही है कि आपको अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक डालनी पड़ेगी और बुरी चीज़ें अपने आप वहाँ पे आती रहेगी। यहाँ देखो, जब कोई पंछी उड़ता है, अगर वो पंख नहीं फड़फड़ाएगा तो क्या होगा? अपने आप नीचे आएगा। तो ऊपर जाने के लिए उसको पंख फड़फड़ाना है, नीचे आने के लिए करना है क्या? नहीं। मतलब अगर आप अपने पंख नहीं फड़फड़ाते हो अभी, कैसे? ऐसे, तो क्या होगा? आप अपने आप नीचे आओगे। मतलब नीचे आने के लिए कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करना है, आप अपने आप आओगे। या फिर पतंग जब उड़ाना है तो आपको धागा पकड़ के उड़ाना पड़ता है, नीचे आने के लिए उसको भी धागे की जरूरत है क्या? नहीं, उसका कंट्रोल छूट गया, वो अपने आप नीचे आएगी। या फिर कोई गार्डन है, गार्डन को अगर मेंटेन करना तो एक माली की जरूरत होती है, और अगर आप उसको छोड़ दो जैसा है वैसा, तो 2-4 साल बाद जाओ तो रहेगा गार्डन? 2-4 साल क्या, एक बरसात चले जाए तो पूरा कचरा आ जाएगा। आपके जो अच्छे लगाए हुए पौधे भी रहेंगे और कचरा भी रहेगा, सब मिक्स है। तो गार्डन गार्डन रहेगा क्या फिर? तो गार्डन तभी गार्डन है जब उसमें फालतू की जो प्लांट जो ग्रो हो रहे हैं उसको हटाया जाए और सही ढंग से जो है सही प्लांट को अगर शेप दिया जाए, तभी वो गार्डन रहेगा। तो बुरी चीज़ें आपको बार बार हटानी पड़ेगी, एक बार से नहीं चलता, बार बार हटाना पड़ता है, समझे कि नहीं? फिर एरोप्लेन भी क्या है? उड़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, बराबर है। और सबसे कम एनर्जी कब चाहिए? जब उसको लैंड करना है। मतलब लैंड करने के लिए जो है आपको नीचे आने के लिए एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, समझे कि नहीं? या फिर गाड़ी अगर स्लोप पे जा रही है तो उसको चढ़ने के लिए एनर्जी बहुत लगती है, बराबर है। और अब वहां जाके आपने समझ लो बंद कर दी गाड़ी, तब क्या होगा? नीचे आने के लिए एनर्जी लग रही है क्या? नहीं। तो नीचे आने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हो जानी चाहिए कि जब जब आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आप ऑटोमेटिकली नीचे आओगे, और नीचे आओगे जरूर। या फिर घर में अगर आप 10 दिन के लिए कहीं जाते हो, महीना भर के लिए जाते हो, तो आप तो घर साफ करके गए थे बढ़िया, वापस आए तो कचरा था। तो कचरा कोई डाल के गया था क्या? नहीं, अपने आप कचरा आ गया। मतलब क्या है? कचरा अपने आप आता है, फिर से आपको साफ करना पड़ता है, फिर से नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर से साफ करके जाओगे, मत फिर से वापस आओगे तो कचरा फिर से रहेगा। तो कचरा जो है ये ऑटोमेटिकली आता है, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। ये पर्सन है कई सालों तक नहीं नहाया है, डर्टीएस्ट पर्सन का इसको किताब दिया गया। डर्टीएस्ट पर्सन सबसे गंदा आदमी, नहाता नहीं था, इसलिए अभी इसकी डेथ हो गई, और इसको डर्टीएस्ट पर्सन को जो है इसको नवाजा गया, उस नाम से इसको नवाजा गया। मतलब अगर आपको साफ सुथरा रहना तो आपको बार बार नहाना पड़ेगा, अगर नहीं नहाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके जैसे हो जाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? आपकी आंखें खुल जानी चाहिए अभी तक कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ मैं? जब जब आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं इनवाइट करोगे, पढ़ाई हो गया या फिर अच्छी किताबें पढ़ना हो गया या अच्छे लोगों को फॉलो करना हो गया या अपने आइडियल सही चुनना हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप जब जब नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में गलत आइडियल पर्सन आते रहेंगे, गलत मेंटोर आते रहेंगे और आप गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे। तो अपने आइडियल जो है आप सही चुनो, अपने मेंटोर सही बनाओ, सही पर्सन की संगत करो, सही लोगों के साथ रहो। नहीं तो आप सही बच्चे के साथ नहीं बैठते तो आप क्या हो जाओगे? ऑटोमेटिकली गलत की संगत में जाओगे। समझ में आ रहा है? बस 5 मिनट
दूंगा। पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे ग्राफ है। देखो होता क्या है, आप जब भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेते पढ़ाई का, तब भी आपका परफॉर्मेंस डाउन रहता है। मतलब कोई बच्चा रहता है ऐसे क्लास में कि क्या करना है भाई पढ़ के, कौन सा तीर मार लेगा तू भी, और दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो पढ़ के करोड़पति बना है, टाटा अंबानी कितने पढ़े हैं, बिल गेट कितना पढ़ा है, ये सब जो बोलने की जो बातें हैं ये कौन बोलता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो जब जब वो ये बोलता है तब उसका परफॉर्मेंस क्या है, डाउन है। मतलब जो बिल्कुल लोड नहीं लेता उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, डाउन ही रहेगा। अब इसका दूसरा एंड देखो, जो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, यार मेरा कल पेपर है, मेरा पढ़ के तो हो गया मगर रिवीजन नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुई, वो याद नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा, मैं पेपर में कैसे करूँगा, और समय मिलेगा कि नहीं, पूरेगा कि नहीं, सर को मैंने बोला है मैं टॉप करूँगा, ऐसा पूरा दुनिया भर का टेंशन लेके पेपर में गए। अब क्या होगा, जैसे पेपर है 2-4 क्वेश्चन यार ये तो नहीं आ रहा है, मतलब मेरा पेपर गया पेपर पूरा खराब। मतलब दोनों एंड खराब है। जब आप कुछ भी टेंशन नहीं लेते वो भी खराब है, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते वो भी खराब है। तो आपको क्या करना है, एक बीच वाला जो है, मिडल वाला पोर्शन मेंटेन करना है, वहाँ पे आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। जब बहुत अच्छा हो रहा है तब भी टेंशन नहीं लेना है, और बहुत बुरा भी हो रहा है तब भी टेंशन लेना, न्यूट्रल रहो। कैसे न्यूट्रल बोलते हैं ना, जो संत महात्मा ऐसे ही जीते, बहुत कुछ मिल गया तो बहुत खुश भी नहीं होते, बहुत कुछ चला गया तो भी टेंशन नहीं लेते, समझे कि नहीं। तो वही आपको यहाँ पे पढ़ाई में काम करेगा, मिडल में रहो। पीक परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगा जब आप मिडल में रहोगे। बहुत ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं, जब मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाए, और बहुत ज़्यादा कम परफॉर्मेंस आएगा जब आप बहुत ज़्यादा अगर ये अपना फालतू का चीज़ भी जब पता होगा। मतलब क्या है कि आपको मिडल में रहते हुए चलना है, तो वही आपको जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब कई बार क्या होता है कि अपने पास कई सारे टूल्स होते हैं पढ़ाई के लिए, अपने पास सही मौका है, कई टूल्स है, मगर अपन क्या करते हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, मगर आपको उसका यूज़ सही ढंग से करना होगा, अपन नहीं करते, और इसी वजह से जो है आपकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं भी होती। मोबाइल ख़राब है ऐसे मैं कभी नहीं बोलूँगा, मोबाइल अच्छी चीज़ है अगर आप उसको अच्छे ढंग से यूज़ करो तो। जैसे अगर कोई चाकू है, एक चाकू से एक डॉक्टर ऑपरेशन भी कर लेगा, और उस चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है, उसी चाकू से किसी का मर्डर भी हो सकता है। तो चाकू तो वही है, आपने इस्तेमाल कैसे किया उसके ऊपर है। वैसे ही मोबाइल का है, आप मोबाइल का यूज़ कैसे करते हो उसके ऊपर आपकी चीज़ें डिपेंड है। अब इसके पास कई सारी सीढ़ियाँ हैं और उसको यूज़ ही नहीं पता कि सीधा भी रखा जाता है, वो एक के ऊपर एक रखा है। ये चीज़ों का सही इस्तेमाल है क्या, नहीं। मतलब आपके मोबाइल है और आपने उसका यूज़ सही ढंग से नहीं किया, आपने किस लिए किया, गलत ढंग से किया। या आपके पास किताबें हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास अच्छी क्लासरूम है, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छे टीचर है, और सब कुछ होते हुए भी आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते सही ढंग से, तो आप क्या है, इसके जैसे या फिर इसके जैसे अपॉर्चुनिटी इधर है और आप उधर जो है मछली पकड़ रहे, या फिर आपको चीज़ों का सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। यहाँ पे ये लगता है क्या, नहीं, मगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 10वीं तक के आपको बोला गया कि रट के आओ, लर्न करके आओ, पढ़ के आओ, पर ये किसी ने नहीं बोला कि लर्न करके आओ या समझ के आओ करके। क्या बोला आपको, लर्न करके आओ, समझ क्या बोला क्या, नहीं बोला। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी आदत क्या बन गई, लर्न करने की, बिना सोचे समझे आपने लर्न कर लिया, मीनिंग नहीं समझा, रट लिया, अब फॉर्मूला बदल गया। आपको सही जगह पे सही हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। चलो लास्ट 5 मिनट, अरे सही में लास्ट है भी, लास्ट 5 मिनट है, जिसको जाना है वो जा सकता है। बस पूरी कहानी यहीं पे है अभी। हाथी, 3 हाथी है, एक इसमें है, देखो रोल ऑफ बिलीव। सच में लास्ट 5 मिनट दे दो, खत्म हो जाएगा। बताऊं कि छोड़ दूं यहाँ पे, लास्ट वाले बता दूं, चलो
क्योंकि इसी ने पूरा सार है ये। और ये मैंने कल ही लाई थी स्लाइड, मतलब पहले से प्लान नहीं था, सेमिनार यहीं पे खत्म होने वाला था और मुझे लगा कि नहीं ये स्टोरी ज़रूरी है तो मैंने आपके लिए ला लिया। तो आप बोलो तो मैं बताता हूँ, मैं तो ख़त्म कर देता हूँ। बता दूँ? 5 मिनट तो रहोगे आप? चलो थैंक यू। देखो क्या होता है, जो छोटा हाथी होता है जब वो छोटा होता है तो होता क्या है कि उसको एक संकल से बांध के रखते हैं। अब वो जबकि छोटा होता है तो उससे वो संकल टूटती नहीं, बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो छोटा है, उसमें उतनी अभी ताकत नहीं है। मगर हर बार उसको जब संकल से बांधा गया, उसे कई बार कोशिश की तोड़ने की, मगर वो नहीं तोड़ पाया। उससे क्या हो गया कि उसके माइंड में एक बिलीफ आ गया कि भाई ये संकल टूटती नहीं। अब धीरे धीरे हाथी तो बड़ा हो गया, संकल वही है, मगर फिर भी अब वो कोशिश ही नहीं करता उसको तोड़ने की। क्यों? क्योंकि उसने कई बार कोशिश की है, वो भले ही बचपन की, मगर अभी भी उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि ये संकल्प नहीं टूटती। तो पास्ट में उसने इतनी बार कोशिश की, उसमें वो फेल हो गया, इसी वजह से उसने क्या सोचा कि ये संकल्प नहीं टूटेगी। और इस चक्कर में अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है, वो बड़ा हो चुका है, उसकी ताकत बढ़ गई है, मगर अब वो कोशिश भी नहीं कर रहा। इस वजह से नहीं कर रहा कि उसके माइंड में कब का बैठा है, बचपन का कुछ तो भी बैठा हुआ है कि भाई ये नहीं टूटने वाला। तो आपके साथ भी यही हुआ है, आपके साथ भी यही धोखा हुआ है। बचपन में आपने कभी मैथ्स पढ़ा था, बचपन में आपने कुछ पढ़ा था, आपको उस टाइम वो मुश्किल लगा, मगर आपके माइंड में आज भी मैथ्स को लेके, इंग्लिश को लेके या कोई सब्जेक्ट को लेके आज भी वही बना हुआ है कि नहीं, कि मैथ्स मुश्किल है, इंग्लिश मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल। मगर आप ये भूल गए कि आप वो बचपन में मुश्किल था, आज के डेट में आपके लिए वो मुश्किल शायद नहीं भी होगा, मगर आपने कोशिश भी नहीं की, इसी चक्कर में कि बचपन में मैंने कोशिश की थी तो मुझे नहीं जमा। और इसी चक्कर में कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी कोशिश ही नहीं करते और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। समझ में आया? एक स्टोरी होगी। दूसरी स्टोरी क्या है, वो भी बिलीव की है और बिलीव अभी दूसरा है। एक पर्सन जो है हाथी को धक्का दे रहा है। अब इसकी हालत है कि अपने हाथी को धक्का देके सामने बढ़ा दे, नहीं। और हाथी पढ़ता है क्या ऐसे? हाथी जब तक अपने आप से बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, मगर हाथी को एक सपोर्ट महसूस हो रहा है कि मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, वो थका हुआ है, मगर फिर भी वो इस बिलीव में आगे बढ़ता है कि भाई मेरे पीछे कोई तो भी है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो पर्सन है ये मैं हूँ। ये क्या है? ये पर्सन जो है ये मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं आपके पीछे रह के बस आपको धक्का दे सकता हूँ कि भाई आप पढ़ो, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, और मैं खड़ा रह के आपको धक्का दे सकता हूँ। आपका सिलेबस बड़ा है, मैं जानता हूँ, हाथी जितना सिलेबस है, मगर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको रटा नहीं सकता, समझा सकता हूँ। और करना किसको है? पूरा एफर्ट्स किसको लेना है? आप ही को लेना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? आपके पीछे खड़ा रहूँगा, आपको बोलूँगा कि ये तू कर सकता है, तेरे में काबिलियत है, तू ही कर सकता है, तेरे बगैर कोई कर ही नहीं सकता, ये सब मैं बोल सकता हूँ। और मगर क्या होता है कि कई बार ये चीज़ें काम करती ही है। 90% जो ये चीज़ें काम करती है, जब आपको पता है कि अपने पीछे कोई है जो अपनी बातों को संभाल लेगा तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और इसी वजह से अपने पीछे कोई खड़ा है तो उसका सपोर्ट भी मायने रखता है, तो मैं वही सपोर्ट आपको दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? एक लास्ट स्लाइड से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या है कि मोटिवेशन जो है इस तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको अभी इतना मोटिवेट कर दिया कि अब आप तो पूरा सिलेबस को जो है ऐसे कंधे पे उठा के आराम से चल जाओगे। आराम से चलोगे नहीं, आप रस्सी पे चल जाओगे। सर आपने बता दिया, अब हमको लग रहा है तो JW होके ही रहेगा, नीट तो हो ही जाएगा, इतना आप मोटिवेटेड हो गए। मगर क्या है कि मोटिवेशन जो है एक ऐसी चीज है कि आपको बार बार करना पड़ता है। मोटिवेशन क्या है? नहाने जैसा है। एक दिन नहा लिया साल भर का ऐसे नहीं होता, आपको हर दिन नहाना पड़ता है। जब आप हर दिन नहाते भी हो तो वैसे आपको हर दिन मोटिवेशन चाहिए। अब हर दिन तो मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो आपको क्या करना है? फिर आपको अपना मोटिवेशन खुद निकालना है, खुद सुनना है, खुद समझना है और हर दिन मोटिवेटेड रहना है।
क्योंकि सुबह का मोटिवेशन शाम तक खत्म हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, अभी जो भी मैंने बोला इसका असर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। टेक्निक आपको पता चल गई, जो भी आपको पता चला, इसका असर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है आपको, अपनी लेवल पे अपने से जो है खुद के जो अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है और आपकी अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ में आया? एक राजा था और वो जंगल में भटक जाता है, शिकार करने जाता है। जैसे पहले राजा महाराजा जाते थे, शिकार करने गया था, भटक गया, और भटकने के बाद क्या हुआ कि वो सैनिकों से बिछड़ भी गया। और उससे क्या हुआ, फिर उसको जब वापस आना था महल की तरफ तो उसको रास्ता नहीं मिला। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक लकड़हारा जो लकड़ी तोड़ता था जंगल में, उसको एक झोपड़ी दिखती, और झोपड़ी के अंदर वो गया। उस लकड़हारे ने पहचान लिया कि ये तो राजा है। अब राजा को जो है सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया, रात भर अपनी जगह ठहरा है घर पे, और बोला कि मैं कल आपको सुबह महल का रास्ता बता दूंगा, मैं आपको महल तक छोड़ दूंगा। राजा रात भर रहा, राजा की जो उसने बहुत सेवा की, और फिर सुबह होते ही उसने राजा को जो रास्ता दिखाया और उसको महल तक छोड़ने चला गया। तो राजा को लगा कि भाई ये लकड़ी तोड़ने वाला बंदा है, अच्छा इंसान है, अच्छा है, और इसको मैंने कुछ तो भी देना चाहिए, नहीं तो राजा की जो इज्जत दांव पे लग जाती है ना एकदम से। तो उसने बोला कि भाई तो एक काम कर, वो प्रधान को बताया अपने कि भाई इसको लेके जा, और जो अपना बगीचा है, एक बड़ा सा एक फार्म था, उसके बाद चंदन का बगीचा था, और चंदन का बगीचा जो इसको गिफ्ट दे दे। अब इसको राजा को लगा कि भाई ये लकड़ी तोड़ने वाला पर्सन है, इसको लकड़ी की तो पहचान होगी, बताने की जरूरत तो है नहीं। और ये उसको लेके गया, उसका प्रधान बोला कि ये आज से तेरा। बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें पूरे चंदन के पेड़ लगे थे। अब ये खुश हो गया, मगर इसकी आदत ऐसी थी कि जब भी जंगल से लकड़ी तोड़ता था तो उसको जला के उसका कोयला बनाता था, और कोयला बना के बेचता था सिटी में। अब उसी से उसकी कमाई होती थी। अब हुआ क्या, इसको चंदन की लकड़ी की पहचान नहीं, इसने क्या किया, जंगल तोड़ते गया, जलाते गया, और कोयला जाके बेचते गया। अब 1-2 साल 2-3 साल बाद पता चला, तो राजा जो है उसको लगा कि चलो पूछना चाहिए, अपन ने कुछ दिया था इसको, इसका क्या किया इसने। राजा गया, देखा तो पता चला कि पूरा जंगल खत्म हो चुका है। अब एक लकड़ी वहाँ पड़ी थी। राजा को तो समझ में आ गया, मत जब इससे पूछा तूने क्या किया इसको, बोले मैंने हर एक को तोड़ा, फिर उसको जलाया, फिर कोयला बनाया, और मैंने बेचा, तो मेरी बहुत कमाई हुई। बोले इतनी कमाई हुई कि मेरी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होगी, इसलिए मैं आपका हमेशा थैंक यू बोलूँगा। बोले राजा जी आपकी बड़ी कृपा रही। बोले राजा को गुस्सा तो आ रहा था ना, क्या करे, गलती तो राजा की भी थी, उसने बताया नहीं कि चंदन का है, और उसको पता नहीं था। और राजा ने बोला ये लकड़ी जो पड़ी थी, एक ही पड़ी थी, उसने बोला कि इसको बेच के आ। बोले इसका क्या हमें निकलने वाला, कुछ नहीं है। बोले इसमें मैं तो बेच के तो आ, बोले फिर बात करेंगे। अब राजा की बात को कौन टालेगा, फिर राजा से वो चला गया और लकड़ी तोड़ जो पड़ी थी उसको बेच के आया। जब बेचा तो उसने देखा कि इसका तो कई गुना दाम मिल रहा है, तब इसको असली गलती का एहसास हुआ। तो ये इतना पछताया, इतना रोया, इतना पछताया क्या सोच भी नहीं सकते। तो गलती किसकी है, उसी की है। उसने छानबीन नहीं की और अपना पूरा चंदन का बगीचा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ये खो गई। चंदन की लकड़ी महंगी होती। तो ये स्टोरी जो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपकी जो अभी लाइफ है ये इतनी एनर्जी से भरी हुई रहती है इस उम्र में, कि इस एनर्जी को अगर आप सही ढंग से यूटिलाइज करो, सही दिशा में, सही डायरेक्शन से अगर यूटिलाइज करो, तो आप कुछ भी बन सकते हो। जो भी आप बनना चाहते हो आप अभी बन सकते हो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का जो है कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमारी लाइफ डिसाइड है कि हम ये कर सकते तो यही करेंगे। अब यहाँ से हम हमारा कुछ भी चेंज करेंगे क्या? आज अगर हम पढ़ा रहे हो तो अभी हम दूसरा कुछ करेंगे क्या? नहीं, अभी हमारी लाइफ डिसाइडेड हो चुकी है, पर आपकी लाइफ अभी डिसाइड नहीं है। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो भी चाहते हो आप बन सकते हो। बस क्या है, आपको अपने समय की वैल्यू पता चाहिए, अपनी लाइफ की वैल्यू पता चाहिए, अपनी एनर्जी की वैल्यू पता चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी आपको किसी भी दूसरी उम्र में नहीं मिलेगी। जितने भी आप बड़े हो जाएंगे ना, आपको कम एनर्जी लगेगी। आपको पता रहेगा कि इस उम्र में मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर थी, मगर मैं उस एनर्जी को वेस्ट किया। और इसी वजह से जो है ये जो स्टोरी है आपको हमेशा याद रखना है। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने 2 दिन
आपने जो है मेरे इस सेमिनार में 2 दिन जो है दिए और बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस से आपने ये सब चीज़ें सुनी। इतना भी आसान नहीं होता इतने समय बैठना, मगर फिर भी आप बैठे, इसके लिए मैं आपको सही से मन से थैंक यू बोलता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेमिनार का ज़रूर फायदा हुआ होगा।